अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर है जी आज इंशाल्लाह हमारा 20। तो हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली स्लोली हम उसकी तरफ जा रहे हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने एक तो डायरेक्टर्स के ऊपर पढ़ लिया है, डायरेक्टर्स होते क्या हैं, डायरेक्टर्स के इलेक्शन के ऊपर पढ़ लिया है। लास्ट जो लेक्चर था बड़ा ही डिटेल्ड लेक्चर था हमारा। होपफुली उसके अंदर आप लोगों की पिछली रिवीजन भी हो चुकी होगी और आगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है स्पेशली नॉमिनी डायरेक्टर्स का उसकी भी समझ आपको आ गई होगी। अच्छा, आज हमने आगे बढ़ना है थोड़ा, तो उसके अंदर हमने जो है हमारा रिमूव किस तरह किया जाता है डायरेक्टर्स को, ठीक है, उसको हमने देखना है। और डायरेक्टर्स की वैकेंसी कब राइज होती है उसको हमने देखना है। तो बेसिकली आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वैकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स है। ऑब्वियसली ये वो वाली वेकेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं घूमने फिरने वाली, ठीक है। ये आपकी क्या है, डायरेक्टर्स के हवाले से है कि वैकेंट किस तरह होती है पोजीशन, इंशाल्लाह उसको हम देखते हैं। छोटा सा बस एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो है टेस्ट, इसकी जो प्रैक्टिस है, कुछ क्वेश्चंस हम वो करेंगे। कल का जो डे है फिर आपका सैटरडे का, वो रखा तो था मैंने इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा सा पहले उससे कुछ चीज़ें कवर की हैं तो इसलिए फिर वो हम ऑफ कर देते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम लेक्चर 20 एंड 21 लिख देंगे ताकि आप लोगों का जो सेशनल प्लान है उसके साथ साथ ही चीज़ें चलती जाएँ, ठीक है जी। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ पूछ लें। आप लोगों को आपके जो टेस्ट थे, टेस्ट 2 था आपका गालिबन, वो आप लोगों को मिल चुका होगा, वो देखें उसको। मार्क जो मैंने किया उसमें जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं उनको भी देखें आप। स्पेशली मसला स्टूडेंट्स को आ रहा है रिक्वायरमेंट को समझने में। वैसे तो कोई इशू नहीं, अभी सेकंड हमारा सिर्फ ये टेस्ट था। इंशाल्लाह अभी हमने 10-12 टेस्ट देने हैं, आपको पता है, वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी है, प्लान के अंदर भी है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम देते जाएंगे वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी हमारी, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट की सही तरह अंडरस्टैंडिंग लेने की समझ आ जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ना अब थोड़ा लीगल प्रोविजन को समझने लग गए हैं कि यार लीगल प्रोविजन है क्या, तो आप पहले उसको लिखते हो। ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप लीगल प्रोविजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स उसके कोई भी नहीं है। वो आपको तुक्के लगाने के लिए पेपर में नहीं बुला रहा, आपको कह रहा है कि भाई आप लीगल प्रोविजन पढ़ के आए हैं, उनको लिखें। तो भाई कोशिश किया करें कि तमाम एरियाज़ को कवर करें आप। ऑब्वियसली पॉसिबल कई बार नहीं भी होता कि आपको हर चीज़ याद हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश हो, जान नहीं छुड़वानी, ठीक है। टेक अप्रूवल फ्रॉम कमीशन, सही है, ये इस तरह की हल्की बात नहीं। विद इन व्हाट डेज, ये थोड़ा डिटेल में लिखें, ठीक है। इस तरह सबमिट टू रजिस्ट्रार, ये भी किसी किसी ने लिखा हो, तो इस तरह की नहीं होती, डिटेल में थोड़ी सी बात लिखी थी। कब से कब तक, देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे होते हैं पेपर करने के, 15 मिनट पहले आपको टाइम मिल जाता है एडिशनल रीडिंग टाइम। 3 घंटे मोर देन सफिशेंट है, क्योंकि टू दी पॉइंट आपने लिखना है, गप्पे नहीं मारनी उधर। अब अच्छा, कई लोग हैं वो पता नहीं किधर निकल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन टेस्ट 2 के अंदर पूछा था कि भाई कंक्लूसिव एविडेंस होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इससे क्या मतलब है इसका, और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जब आपका नेम चेंज हो जाता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब सिंपल सी बात है, यदि कंक्लूसिव सर्टिफिकेट का आपने कहना है कि भाईजान जब रजिस्ट्रार आपको वो एविडेंस सर्टिफिकेट दे देता है न्यू, तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। और 2 इफ़ेक्ट्स थे उसके, 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने 90 डेज़ तक आपने पुराना नेम यूज़ करना है, और दूसरा क्या था कि जितने भी लीगल केसेस वगैरह वो उसी तरह रहेंगे। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में बताना। अब पता नहीं क्या क्या लिखने लग गए हैं, नेम चेंज करने का प्रोसेस पूरा छाप दिया। भाई वो किन्ने पूछा है थानू? ना तो अगला वेला है और ना ही आप इतने वेले हैं, ठीक। आप तो हैं वैसे वेले, अगला बंदा इतना वेला नहीं है कि फजूल चीज़ों को चेक करे। और वो होता क्या है कि जब आप इतनी फजूल चीज़ें लिखेंगे तो ऑब्वियसली यार अगला बंदा भी इंसान है, वो एंड तक पहुँचने से पहले कांटा मार देगा कि इन्हें पता नहीं की लिखता है, ठीक है। ये गिट्ठे मिलने वाले तो पेपर नहीं है, ये कौन से एफएससी या आपके आईकॉम वगैरह के इंटरमीडिएट के पेपर हैं। भाई इधर थोड़ा टू दी पॉइंट लिखें, सही है, टू दी पॉइंट लिखेंगे। ये ना हो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा होगा बिल्कुल ही अंदर लब के, कितने में देखा जो आप कितने लिखे हैं, इस तरह की हरकत करेंगे तो ऑब्वियसली फिर पास फिर अपा कितों होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखें, रिक्वायरमेंट को समझें, जो पूछा गया है वो लिखें, मैक्सिमम हद तक उसको कवर करें चीज़ को। उसके अलावा फजूल बातें ना लिखें। ये मत समझे कि अगला बोंगा बैठा हुआ है। हाँ, वहाँ पर कर लें जहाँ पे आपको आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता, उठे फिर जाहिर है जो मर्जी लिखी जाओ, हु केयर्स। वो तुक्का ही है, अगर वो उसकी नज़र ना पड़ी, वो कहीं और किसी को देख रहा हुआ तो उसको टिक कर देगा मेन वाइज, अदरवाइज अगर उन्होंने पढ़ लिया तो गलती है। लेकिन अगर आपको आता है तो भाई फिर फजूल ना लिखें प्लीज़, ठीक है।
ओके जी। अच्छा, बात आ गई वेकेशन ऑफ ऑफिस से क्या मुराद है। वो कह रहा है कि भाई अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफ़, हाँ कहता है कि भाई अगर डायरेक्टर साहब ये चार में से कोई चीज़ कर लेते हैं तो ये समझ लिया जाएगा कि उसने ऑफिस वेकेट कर दिया है, वो खाली कर दिया ऑफिस, मतलब है कि जगह उसकी खाली होगी, वो उतर चुका है डायरेक्टर की कुर्सी से। कौन सी चार चीज़ें? इफ़ ही बिकम्स इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, हमें पता है कि एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटीज हमने पढ़ी हैं। अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए 9 है, लिस्टेड कंपनी है तो 2 एडिशनल है, मतलब लिस्टेड के लिए 11 बन जाती हैं। अदर देन लिस्टेड कंपनीज पब्लिक अनलिस्टेड हो या प्राइवेट एसएमसी वगैरह, उनके लिए 9 है। अगर तो जब वो अपॉइंट हुआ था उस वक्त वो ठीक था, ठीक है, या लेट से उस वक्त भी ख़राब था लेकिन पता बाद में लगा, या उस वक्त ठीक था बाद में जाके इन एलिजिबल हो गया उनमें से किसी भी कंडीशन की वजह से, अब वो क्या है ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो वेकेट हो, मतलब उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हम रिमूवल का प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि हटाया किस तरह जाता है। कहते हैं रिमूव नहीं करना, वाह हो गए हैं भाई तू, चलो जी फारिग हो जाओ, ठीक है, खुद ही फारिग हो जाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पे अच्छा ये और है सारे, एंड नहीं है, मतलब ये सारी की सारी इकट्ठी होना ज़रूरी नहीं है, और के साथ है। अगर वो इन एलिजिबल हो गया फारिग है, और इसने इधर लिखा तो नहीं हुआ और, लेकिन ये इसमें है मतलब पहले के बाद इन्होंने लिखा, और ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। भाईजान बोर्ड की मीटिंग्स हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे कि बोर्ड ने कम से कम क्वार्टरली एक बार मिलना होता है, खैर ये उधर पढ़ लेंगे, यहाँ पे क्वार्टरली की वो रेलेवेंस नहीं है इस तरह। बात वो ये कर रहा है कि भाई अगर बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, कभी भी बोर्ड अपनी मीटिंग कॉल करता है और 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स वो मिस करता है, कंसेक्टिव को पता है ना, लगातार, ठीक है, 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स उसने मिस किया बगैर कोई लीव लिए, या तो ना कि लीव लिए, सर मैं बीमार हूँ या मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ तो मैं नहीं आ सकता, डायरेक्टर ने कहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर उसने भाई लीव लिए बगैर अपना जो है मिस किए हैं 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स, तो अब बस वो फिर बाहर ही रहे, ठीक है, उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, विकेट हो गया उसका ऑफिस। ओके, उसको ज़ाहिर नोटिस भेज दिया जाता है कि सर आप खाली हो चुके हैं, अब आपकी जगह पे किसी और को रखेंगे। थर्ड पॉइंट, और अच्छा अब इसमें भी किसी का फजूल सा सवाल आ जाना है वैसे कि सर अभी आपने कहा कि आपकी जगह पे किसी और को रखेंगे तो इसका मतलब उसको नहीं दोबारा रख सकते। भाई उन्होंने भी रख ही सकते हैं, दोबारा इलेक्शन होगा ना, तो अगर वो इलेक्शन में दोबारा जीत जाए तो दोबारा भी आ सकता है, ठीक। कुछ बस सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर उसके ऊपर एक टाइम बार लग जाता है कि भाई इतने टाइम के लिए आप नहीं लग सकते। जिस तरह हमने कहा था अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपका था, आप उसमें लैग करके कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, अब आपने पढ़ा हुआ है उसमें अगले 5 साल तक आप नहीं बन सकते, अगर इस तरह का केस है फिर तो है, अदरवाइज आप दोबारा आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, तीसरा केस क्या है, हिज पार्टनरशिप फर्म, हो सकता है वो किसी और फर्म में पार्टनरशिप में भी हो, ही हिज पार्टनरशिप फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर। वो कहते हैं वो खुद पर्सनली इंडिविजुअली या वो किसी और फर्म में पार्टनर है, उस फर्म ने ये काम किया और जो आगे पढ़ेंगे, या वो किसी कंपनी में प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही, पब्लिक की नहीं बात हो रही, ये भी इसको अंडरलाइन कर लें, इसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। यही बरीकियाँ इनने जो 49 नंबर आ जाते हैं, 48 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई पहले नंबर पे उसने कहा अगर वो खुद या उसकी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो पार्टनर है या कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी का नहीं मना कर रहा, कह रहा कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, क्या करे, एक्सेप्ट्स एनी लोन और गारंटी फ्रॉम दी कंपनी, फ्रॉम दी कंपनी से मतलब ये वाली कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, इन कंट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ अच्छा जी, अब कंपनीज एक्ट की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब आपने किसी को कर्जा देना है या इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरह होगा, इसी हम उसमें पढ़ेंगे आपकी बुक में, आपके सिलेबस में। आपको मैं चैप्टर नंबर भी उसका अगर मैं बता दूं, इसमें आप लिख लें, आपका चैप्टर नंबर आ जाएगा जी 10, ठीक है, चैप्टर 10 आपका आएगा। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो भी हमने चैप्टर 10 में पढ़ना है अभी वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पेपर में जब क्वेश्चन आता है वो तो आजकल वो 1-2 जगह से चीज़ पूछ के डाल के उधर से उस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, अब वो ये आपको कह रहा है कि भाईजान अगर आपने या आप जिस फर्म के अंदर पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म ने, या आप जिस प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं उस प्राइवेट कंपनी ने इस कंपनी से कोई कर्जा लिया है इन कंट्रावेंशन टू द कंपनीज एक्ट। कंट्रावेंशन से मुराद क्या है, कंपनीज एक्ट की मुखालफत में, कंपनीज एक्ट की वायलेशन करते हुए, तब भी आप इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब इसको ज़रा सीधी सीधी बात कर लेते हैं। अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आपको
या जिस पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं या जिस प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, मैंने बतौर कंपनी उस किसी को कर्जा दिया हुआ है इन कंट्रावेंशन टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है, इन वायलेशन टू द कंपनीज एक्ट 2017, तो आप भाईजान पर्सनली मेरे डायरेक्टर नहीं बन सकते। आगे समझ चले, नीचे आ रहे हैं। बन सकते हैं क्या, वो कहते हैं वेकेट हो गया ना ऑफिस, मतलब पहले आप बने हुए थे, अब क्या हो समझा रहेगा, आपने छोड़ दिया है, ऑफिस खाली हो गया। नीचे आ गया पॉइंट, और एक्सेप्ट्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदर देन दैट ऑफ सीईओ और अ लीगल एडवाइजर और टेक्निकल एडवाइजर विदाउट सैंक्शन ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग। ये बात ज़रा समझ नहीं आ पाई आपने, ये आगे वैसे एक जगह पे हम जाएंगे, वहाँ पे हमें इसको हम दोबारा भी देखेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद ये है कि जहाँ से हमें कोई ना कोई पैसा मिलना हो, ठीक है, जहाँ से हमें कोई पैसा मिल रहा, मिसाल के तौर पे हमने कोई कंपनी के साथ बतौर एडवाइज़र काम कर लिया, हमें वहाँ से पैसा मिल गया, मतलब मैं डायरेक्टर भी हूँ लेकिन मुझे उधर से पैसा मिल रहा है, ठीक है, या मैंने कंपनी को कोई बतौर एजेंट काम कर लिया, उधर से मुझे पैसा मिल गया। अब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना है ना, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि पैसा मिल रहा है बतौर डायरेक्टर, तो आपने वो जनरल मीटिंग में मतलब शेयर होल्डर से अप्रूव करवा के वो वाली पोजीशन के ऊपर काम करना, वरना आप नहीं कर सकते, वरना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। बात आई है, कोई फॉलो किया आपने बात? मतलब है कि अगर मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं बगैर शेयर होल्डर्स को बताए अपनी मर्जी से ही मैं क्या कर रहा हूं भाई, किसी भी इस कंपनी के साथ किसी भी तरह की डीलिंग्स करवा रहा हूं, उधर से खुद भी कमा रहा हूं, ये वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, अगर आप किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहते हैं तो पहले आप जनरल मीटिंग में सैंक्शन करवाएंगे, मतलब कि अप्रूवल लेंगे, सिवाय तीन चीज़ों के। तीन चीज़ें क्या हैं? आप भाई सीईओ बन सकते हैं, सीईओ भी ऑब्वियसली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है, पैसा मिल रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट ही बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट से मुराद प्योरली वो बिजनेस वाला प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से मुराद सिंपल ये है कि जहाँ से आपको आमदन होनी है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं एक्सेप्ट्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट सैंक्शन ऑफ द कंपनी ना जनरल मीटिंग, तो फिर भी आप अपनी डायरेक्टरशिप से हाथ धो बैठेंगे, सिवाय तीन कंडीशंस के। सीईओ आप बन सकते हैं विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, लीगल एडवाइज़र आप बन सकते हैं विदाउट सैंक्शन, मतलब कि बाकी डायरेक्टर्स ने कहा कि भाई आप लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करें, जनरल मीटिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एडवाइज़र बनना चाहते हैं किसी खास चीज़ के ऊपर, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल कोई मशीन इंपोर्ट करनी थी कंपनी ने, आप इंजीनियर थे रेलेवेंट मशीन के, और डायरेक्टर्स ने कहा कि भाईजान आपको हम टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, आप थोड़ा देख देंगे मशीन वगैरह सही है, इसको चला दें, इसकी ट्रेनिंग दे दें, आपने वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, ठीक है। तो तीन चीज़ों के अलावा अगर आप कोई भी काम करते हैं और कंपनी के साथ जहाँ से आपको कंपनी पैसे दे रही हो विदाउट अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग, तो आप ऑफिस अपना खाली कर दें। क्यों? क्योंकि भाई एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप था, शेयर होल्डर्स ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पैसे अपने पकड़ाए हुए हैं, सारा कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको मना किया गया तीन चीज़ें, क्योंकि वो कहते हैं सीईओ बनना, ठीक है, वो नज़र में है सबकी, आपके जो है आगे जाके लीगल एडवाइज़र है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बन सकते हैं आप, ठीक है। टेक्निकल एडवाइज़र भी इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, और इमीडिएटली भी होती है कि कई बार अचानक आपको कोई टेक्निकल एडवाइज़र हायर करना पड़ता है। वो कहते हैं यार इन चीज़ों के अंदर हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बेस करती है, इसके अलावा अगर कोई करना है तो आपने पहले अप्रूवल लेना है। नीचे उसने कहा कंपनी में इंक्लूड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस इन इट्स आर्टिकल्स, कंपनी इसके अलावा कुछ और भी लिख सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि कंपनी कह दे कि भाईजान आप अगर मतलब जब तक हमारे साथ डायरेक्टर हैं, आप किसी कंपेटिटर की कंपनी में अगर डायरेक्टर हो गए तो आप इधर से फारिग हैं, कंपनी लिख सकती है। तो आप अपने आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टर तो जितना मर्जी बनाए, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर दैन दी कंपनीज एक्ट 2070 बट नॉट अदरवाइज, ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो भाई चार कंडीशंस हैं, ये तो आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 171 ने बता दी है ना, कि यार इन चार चीज़ें में से अगर एक भी काम आपने कर लिया तो अब आप डायरेक्टर नहीं रहे, ठीक है। वो मुझे भूल गई मीम, वो कौन नहीं रहा था, सर्फ खा लिया उन्होंने, पता नहीं क्या सीन था। तो अब क्या है भाई, ये चार चीज़ें या आर्टिकल्स के अंदर कोई मसला है। अच्छा, ये तो हो गया ना, ऑटोमेटिकली वेकेट हो गया, ऑफिस खाली हो गया। अब दूसरी बात है कि धक्के दे के ठुड्डे मार के करना, वो गया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर्स को, ठीक है, फारिग भी करा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, नहीं जा रहा, उसको रोज़ बिस्त करते हैं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, नहीं जा रहा, तो भाईजान किस तरह होगा? अ डायरेक्टर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स निकाल सकते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है।
अब वो यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन है जनरल रेजोल्यूशन, वो कहता है मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, सिंपल उसका एक फार्मूला आपको बताया जाएगा, उस फार्मूले के मुताबिक वो बंदा निकाला जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन एक पास हो गई, कोई भी जो करारदार कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहा था, इसका मतलब था कि 75% वोट पड़ेंगे तो फिर ही बंदे को फारिग कराएंगे। तो इस तरह तो नहीं होता ना, मतलब वो बंदा उसके बाद 30% वोट है, वो अगलों के पास कभी भी 75% नहीं आ सकते, वो उसको किस तरह निकालें। बात आ रही है समझ? तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक रेजोल्यूशन बस पास करनी है, और वोटिंग की काउंटिंग किस तरह होगी वो बताने लगा है। कहता है द डायरेक्टर शैल नॉट बी कंसिडर टू हैव बीन रिमूव्ड इफ वोट्स अगेंस्ट रिमूवल इक्वल और एक्सीड्स एज फॉलोज। ये ज़रा इंग्लिश समझ लें, सादा सी है वैसे, लेकिन जिन्नी की तो अड्डी हैगी मैंने पता है। वो कह रहा है कि भाईजान अगर डायरेक्टर को, जिसको आप फारिग करना चाह रहे हैं, उसको ये नीचे वाले फॉर्मूले के मुताबिक उतने या उससे ज़्यादा वोट मिल गए तो वो नहीं निकाला जा सकता। बात आई है समझ? अगर डायरेक्टर को नीचे वाले फॉर्मूले के मुताबिक उतने बराबर, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा वोट्स पड़ गए उसके हक में डायरेक्टर के, मतलब है कि आपने जब रिमूवल की होगी, ये रेजोल्यूशन एक आई किसी की तरफ से, चलो जी निकालने ज़रा इसको, बैठा है चोरी बन के। अब अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट पड़ गए, रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट पड़ने का मतलब क्या है? डायरेक्टर के हक में वोट पड़ना, यही बात है ना, फॉलो कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं भी ओखा कर रहे हैं ना। तो सिंपल है कि भाईजान अगर डायरेक्टर जिसको रिमूव करना है उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाई गई, अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ इतने वोट पड़ेंगे जितने नीचे बताने लगा हूँ, तो डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट पड़े हैं तो डायरेक्टर के हक में पड़े हैं। क्या है जी? अगर तो भाई वो डायरेक्टर होगा इलेक्टेड, देखिए हमने कहा था कि इलेक्टेड डायरेक्टर भी होता है जो इलेक्शन लड़के आया हो, फिर कुछ डायरेक्टर होते हैं जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स भी होते हैं, जो पहली बार बनते हैं, वो तो इलेक्टेड नहीं होते, हो सकता है कि उनको भी रिमूव करना पड़ जाए, उन्होंने भी कोई ऐसी की हो। ठीक है, तो उनको किस तरह रिमूव करना है वो भी देखते हैं। फिर कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो अनअपोज्ड इलेक्टेड होते हैं। अनअपोज से मुराद गया कि भाईजान कोई वोट पड़े ही नहीं है, ठीक है, बंदे कम थे, जो फिक्स नंबर किया गया था डायरेक्टर्स के लिए वो कम था, वो सॉरी ज़्यादा था, इलेक्शन लड़ने वाले बंदे कम निकल आए, सीटें थी 5, बंदे ही 5 खड़े हुए हैं, तो भाई क्या इलेक्शन होने, सीटें थी 5, बंदे ही 4 खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, किस तरह के इलेक्शन हो। लेकिन अगर सीटें थी 5, बंदे 7 खड़े होंगे, वहाँ पे इलेक्शन होगा, पता है ना हमें, बिला मुकाबला सदर। अच्छा, और नीचे क्या आ गया जी? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का भी आप लोगों को पता है कि अचानक कोई बंदा अगर छोड़कर चला जाए, मर जाए, या आपने ही निकाल दिया था उसको, ठीक है, तो वो उसको कैजुअल वैकेंसी कहा जाएगा। मतलब है कि भाई अब इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं तो उसके लिए वोटिंग इस तरह से काउंट की जाएगी, इलेक्टेड फर्स्ट, अनइलेक्टेड फर्स्ट डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी है तो उसका तरीकाकार अलग है। मतलब है कि उन चारों चीज़ों को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपने ये आपको याद रखना पड़ेगा, 4 चीज़ें तो याद ही होंगी ना, कि या तो इलेक्टेड डायरेक्टर होता है सब्सिक्वेंट इलेक्शंस के अंदर, या आपका क्या होता है फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, या इलेक्टेड अनअपोज होते हैं, या कैजुअल वैकेंसी होती है। तो इलेक्टेड को एक साइड पे रख लें, बाकी तीनों एक साइड पे चले गए। अगर तो भाईजान इलेक्टेड डायरेक्टर कि जो रेजोल्यूशन पास की, रेजोल्यूशन लाई गई है उसको निकालने के लिए, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ इतने वोट पड़ गए, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। बात अब ज़रा गौर से समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आपके इलेक्शंस हुए हैं पिछले लेट्स से 28 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। आज लेट्स से आज क्या आपकी डेट है? आज आपकी है 26 है, ठीक है, 26 अप्रैल है। आज लेट्स से 26 अप्रैल है, ठीक है। 28 अक्टूबर 2023 को इलेक्शंस हुए थे, आज है 26 अप्रैल 2024। 28 अक्टूबर 2023 को जो इलेक्शंस हुए थे उसमें लेट्स से 3 बंदे डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए हैं, ए बी सी। मिस्टर ए को भाईजान वोट पड़े हैं, चलो इधर लिख रहे हैं डी ई भी, बंदे 5 खड़े हुए थे, इलेक्शन जीते हैं 3 बंदे। ये बात साथ साथ फॉलो करनी है, बार मैंने पूछना नहीं है, ये फजूल चीज़ नहीं पूछनी। जैसे कल किसी ने एक बड़ा फजूल सा सवाल पूछा जो के अंदर मतलब बताया भी हुआ, मुझे वही चीज़ दोबारा बना के भेजनी पड़ी मैसेज के अंदर। तो अच्छा, अब पहले भाईजान लेट से हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ आ रहे हैं। इनको पड़े थे कोई 70,000 वोट्स। अब आपको पता है ना वोट्स किस तरह निकलते हैं, शेयर्स इनटू
नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, मतलब 5 के साथ ये मल्टीप्लाई किया होगा फिर जाके वो वोट्स बनते हैं उतने। अब इसको लेट से किसी ने 70,000 दे दी, अपने होंगे इधर उधर से आगे, इसको लेट से मिले 65,000, इसको फॉर एग्जाम्पल मिले 50,000, इसको मिले 35,000, इसको मिले 20,000। अब हमें पता है कि भाई जब आपके इलेक्शन होते हैं डायरेक्टर्स के जो, तो जितने आपने इलेक्ट करने होते हैं टॉप वाले वो निकाल लिए जाते हैं, मतलब है कि 3 बंदे क्या हैं, ये डायरेक्टर्स इलेक्ट हो गए। शुक्र। अच्छा, अब ये बाकी 2 लोग हैं, ये डायरेक्टर्स इलेक्ट नहीं हुए। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपका मूड हो गया जी मिस्टर बी को निकालने का इलेक्शन, बात समझ नहीं है गौर से, अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर बी को निकाल दिया जाए, तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा केस है, इलेक्टेड डायरेक्टर वाला, इलेक्शन लड़के आया है। अगर आप मिस्टर बी को निकालना चाहते हैं और एक रेजोल्यूशन आ गई है, करारदाद आई है जी, इसके मतलब इसके ऊपर वोट दें, अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ उस रेजोल्यूशन के 50,000 या इससे ज़्यादा वोट पड़ गए तो इस बंदे को नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि 50,000 वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स थे जो जिससे कोई पिछला बंदा डायरेक्टर बना था। ये बातें इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि ये तो फेल हो गए थे ना डायरेक्टर बनने के लिए। तो बात कहने का मकसद ये है कि भाई जब 50,000 वाला बंदा जो डायरेक्टर बना था, मेरे पास तो आज भी 51,000 वोट हैं, लेट से 65 नहीं भी हैं, कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हो गए, मेरे पास अभी भी 51,000 वोट हैं। जब 50 वाला बैठा हुआ है अंदर, 51 वाले को कैसे बाहर निकाल सकते हो? लॉजिक आया समझ? गलत है नहीं आया? दोबारा समझें। इलेक्टेड डायरेक्टर है, इलेक्शन लड़के आए हैं भाईजान, 70,000 पहले वाले को मिले थे, 65 दूसरे वाले को, 50 तीसरे वाले, दूसरे वाले को सोचा जी निकाल दें, अब उसको मिले थे 65,000। हम इसमें ज्यूम ये कर रहे हैं कि इसको कुछ दूसरे लोगों को मिले होंगे, वरना अगर इसके 65 अपने ही हों तो इन्हों किन्ने करना है, ठीक है। लेकिन लेट से कुछ इधर उधर के लोगों के भी थे। अब कानून ये कहता है कि भाईजान अगर इसको निकालना है, ठीक है, तो कम अज़ कम 50,000 वोट्स जो हैं या इसके ज़्यादा वोट रेजोल्यूशन के हक में पड़ें। रेजोल्यूशन के हक में पढ़ने से क्या मुराद है कि इसको निकालने के हक में पढ़े। आप इस एंगल से ना पढ़ें, आप दूसरे एंगल से पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर बुक में लिखा हुआ है। वो ये क्या है कि भाई जो रेजोल्यूशन लाई गई है, जो करारदाद लाई गई है, अगर उस रेजोल्यूशन में इस बंदे को निकालने के खिलाफ 50,000 क्यों? क्योंकि मिनिमम जो चाहिए था ना वोट पिछले इलेक्शन बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, वो 50,000 चाहिए थे। तो अगर इसको 50,000 या इससे एक भी ज़्यादा वोट पड़ गया तो ये बंदे को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आपको रद्द कर दिया है 50,000 लोगों ने या 50,000 वोट्स ने। और 50,000 वोट्स वो नंबर था जो मिनिमम नंबर था कोई डायरेक्टर बनने के लिए। बात आई है समझ? क्योंकि लॉजिक सिंपल ये है कि अगर इसको निकालने के खिलाफ 51,000 वोट भी लेट से आए थे, 55,000 भी आए थे, आप इसे कह चल भी निकल जा, तेरे को पहले 65 से तेरे को 55 है, वो कहेगा भाईजान मैं कैसे निकल जाऊँ, ये 50 वाला बैठा हुआ है, मुझे 55 वाले को निकाल रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है? तो इसको नहीं निकाला जा सकता। बात आ गई समझ? बस इतनी सी बात थी। अब ये तो था इलेक्टेड डायरेक्टर के लिए। किधर गया दूसरा? देखें जी, दूसरा है कि अगर अनअपोज्ड था या कैजुअल वैकेंसी, या आपका क्या है मतलब कैजुअल वैकेंसी की सूरत में वो बंदा डायरेक्टर बना था, अब उसको भी निकालना है। ऐसे भी तो पॉसिबल है कि कैजुअल वैकेंसी हुई, किसी को रखा, अब उससे भी मसला है, ठीक है, उसको भी निकालना है, निकाल देते हैं भाई। या फर्स्ट डायरेक्टर से, तो भाई यार उनको एवरेज वोट्स की बेस पर निकाला जाता है। मतलब है कि अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ एवरेज वोट्स पड़ गए, ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर उसको नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ, ये जो हम नंबर ऑफ वोट्स पढ़ रहे हैं, ये हम ये नहीं पढ़ रहे कि रेजोल्यूशन के हक में पढ़ने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ इतने वोट पड़ गए तो इन बंदों को नहीं निकाला जा सकता। ऊपर वाले का हमने कहा कि अगर रेजोल्यूशन के खिलाफ मिनिमम उतने वोट पड़ गए जितने के पिछले इलेक्शन में डायरेक्टर बनने के लिए सबसे छोटे वाले डायरेक्टर को पड़े थे, ठीक है, तो अब उसको नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पे अब हम पढ़ने लगे हैं एवरेज वोट्स अगर पड़ गए। एवरेज वोट किस तरह निकले? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, टर्म के अंदर कितने डायरेक्टर्स थे, मतलब अगर ये 3 डायरेक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म हो गए 3, इनटू नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स। वोटिंग शेयर्स कितने थे? वोट्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? वोटिंग शेयर्स की। कितने वोटिंग शेयर्स थे वो आ जाएंगे। ये बात समझ नहीं है, वोट्स की बात नहीं हो रही। वोट्स तो होते हैं ना बेसिकली ना, उसने वोट्स को ही तोड़ के खोल दिया है।
वोट्स यही होते हैं ना कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डायरेक्टर्स, उसको वोट्स कहते हैं। उसने भाईजान उसको ही खोल के लिख दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग कर दिए हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी लिख दिए, मतलब ऊपर वाला हिस्सा असल में वोट्स की बात कर रहा है, टोटल वोट्स की। खैर आपने इस तरह लिखना है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, उस टर्म के कितने डायरेक्टर्स थे 3, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मिसाल के तौर पे 3 डायरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स वोटिंग शेयर्स मिसाल के तौर पे 1 लाख थे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग, उस टाइम पे कितने डायरेक्टर्स हैं, तो वही 3 ही आ जाएंगे इधर है। तो बेसिकली आपका इस तरह आपने इसको कर लेना है, तो आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो वो यही बन जाएगा आपका ये। लेकिन ये अब क्या बनेंगे, वोट्स की सूरत में आएगा, 1 लाख वोट्स। अगर भाई 1 लाख वोट्स जो हैं उस रेजोल्यूशन के खिलाफ पड़ गए तो उस डायरेक्टर को जो अनइलेक्टेड आया था पहले, उसको आप निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं निकल सकता। अगर वो कैजुअल वैकेंसी के थ्रू आया था, उसको आप निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं निकल सकता। अगर वो फर्स्ट डायरेक्टर में से कोई था, उसको आप निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं निकल सकता अगर उसको एवरेज वोट्स पड़ गए। एवरेज इसलिए निकाले ना क्योंकि उसका वो वोट्स के थ्रू आया ही नहीं था, याद ना, अनइलेक्टेड में भी वोट्स तो पड़े ही नहीं है, ठीक है, अनअपोज में। फिर आप आ जाएं फर्स्ट डायरेक्टर में, वो तो सब्सक्राइबर ने चूज़ किया था, उधर भी वोट्स नहीं पड़े। फिर कैजुअल वैकेंसी, वो तो डायरेक्टर्स चूज़ करते हैं कि यार ये खाली जगह के ऊपर किस बंदे को लेकर आना है, वोट्स तो पड़े ही नहीं थे, इसलिए इनको एवरेज वोट्स कहा गया। यहाँ पे क्योंकि हक था उसका, वोट्स उसके पास थे, इसलिए कहा गया कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स के साथ जो डायरेक्टर बना है, अगर उतने ही वोट्स मुझे भी मिल गए या उससे ज़्यादा, मुझे नहीं आप निकाल सकते, ठीक है जी। चलें इसकी ना वो देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी तरह के इशू प्लीज़ अभी पूछ लें। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले 10 देख लें। ये आ गया, कलीम इज़ अ डायरेक्टर ऑफ बेहाल लिमिटेड। वाह, उसने बेहाल कर दिया, ये बेड़ागर कर दिया कंपनी का। कलीम इज़ अ डायरेक्टर ऑफ बेहाल लिमिटेड। ऑन 1 अक्टूबर 2017 कलीम वेंट अब्रॉड ऑन अ पर्सनल ट्रिप एंड रिटर्न बैक ऑन 15 फरवरी 2018। भाईजान वो 1 अक्टूबर को चला गया, 15 फरवरी 2018 को वापस आया। ही वॉज अनएबल टू अटेंड 5 बोर्ड मीटिंग्स विच वर हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पिछली कोई 5 लगातार मीटिंग्स हुई हैं, उसने एक भी अटेंड नहीं की। एडवाइस, तो भैया हम उसे क्या कहेंगे, कलीम शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड। इप्सो फैक्टो का मतलब वही है कि अगर आपने कैफ 4 के अंदर जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एक लीगल प्रोविजंस का डॉक्यूमेंट भी दिया था, कभी उसको सीरियस लिया होता तो आज आप लोग मुझे बता रहे होते इसका मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लिया होगा। इप्सो फैक्टो का मतलब ये होता है कि यार सिर्फ इसी फैक्ट की बेस पे, ये फैक्ट ही इतना बड़ा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इसी की वजह से ही ये मतलब फैसला हम देने लगे हैं। हमें कोई और चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी और एविडेंस की, कुछ और मतलब उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा यार तुमने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, अच्छा यार तुमने कोई वायलेशन तो नहीं और की, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फैक्ट पता लग गया है, भाईजान 3 मीटिंग अटेंड कंसेक्टिव उसने नहीं की, 5 उसने मिस की हुई हैं, तो इसका मतलब वो फारिग है। इप्सो फैक्टो, ये फैक्ट इटसेल्फ इतना बड़ा है कि इसी बेस पर डिसीजन होने लगा है कि भाईजान उसने लिखा है कलीम शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस इफ ही वाज एब्सेंट फॉर द लास्ट 3 कंसेक्टिव अनलेस ही हैज़ ऑब्टेन लीव ऑफ एब्सेंस। जाहिर अगर लीव ऑफ एब्सेंस लिए फिर तो नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, असलम वाज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड 1 ईयर अगो। कंपनी हैज़ 2 मिलियन शेयर्स एंड 7 डायरेक्टर्स। अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, वोट्स वगैरह, इसमें मेन कन्फ्यूजन यही होने कि वोट्स हैं या शेयर्स हैं। तो भाई आपने दिमाग खोल के काम करना है वहाँ पे। कल भी आप लोगों को पूरा मैंने बना के दिखाया था कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एक और चीज़ है, फिर पार वैल्यू पर शेयर एक और चीज़ है, उसको डिवाइड करें, फिर नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, फिर नंबर ऑफ शेयर्स को डायरेक्टर्स जितने नॉमिनेट हुए हैं, जिन्होंने मतलब जितने बनने हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर वोट्स निकलते हैं। तो इनके कंफ्यूज नहीं करना। अब वो कह रहा है भाई असलम वाज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड 1 ईयर अगो। कंपनी हैज़ 2 मिलियन शेयर्स, वोटिंग राइट्स इन 2 मिलियन शेयर्स एंड 7 डायरेक्टर। ही वॉज द लास्ट वन टू बिकम डायरेक्टर बाय सिक्योरिंग 1.5 मिलियन वोट्स। अब देखें ना, कंपनी के 2 मिलियन शेयर्स हैं, 7 डायरेक्टर हैं, तो इसका मतलब उसके वोट्स कितने होंगे, 2 × 7 14 मिलियन शेयर्स, 14 मिलियन वोट्स थे उसके, 7 डायरेक्टर्स चूज़ होने थे, और जो है असलम साहब हैं उनको सबसे कम मिले थे और वो डायरेक्टर भी बन चुके थे। इसका मतलब लास्ट बंदा कौन है जिसको कम से कम मिले हैं 1.5 मिलियन। तो अगर असलम को आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई आपको उसके खिलाफ कम से कम
अगर उसको आप निकालना चाहते हैं तो कम से कम कितने वोट हैं, अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ आ जाए तो उसको नहीं निकाल सकेंगे, 1.5 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं समझना कि यार जो उसको पढ़े थे, यहाँ पे तो खैर एग्जाम्पल इस तरह की बनेगी ना कि असलम साहब खुद ही लास्ट पे आए हैं, तो कॉन्सेप्ट को सही समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को भी देख लें। इधर हम लास्ट वाले को नहीं निकाल रहे, हम निकाल दरमियान वाले को रहे हैं, लेकिन हमने कंपेयर करना है लास्ट वाले के वोट्स के साथ। ये तो बड़ा ही सादा कर दिया ना उसने बात को। ठीक है कि असलम खुद भी लास्ट पे था, उसने अपने ही वोट्स के साथ कंपेयर कर लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसमें अपने वोट्स के साथ कंपेयर नहीं करना, वरना ये 65,000 वाला 65,000 के साथ कंपेयर करता, वो उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स वाले के साथ आपने करना है। ठीक है, आगे ये बात समझ। इस केस में तो क्योंकि वो खुद ही था, एटलीस्ट 1.5 मिलियन वोट्स विच इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स सफिशिएंट टू मेक अ पर्सन डायरेक्टर इन लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये नहीं आपने लिखना कि जितने उसको पढ़े थे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना इस तरह तो है ही नहीं ऊपर। नीचे आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12। अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज़ 4 डायरेक्टर्स, Adil, Babar, Chand and Daud, and in the last election they were elected by securing 80,000, 70,000, 68 and 63,000 votes। ये भाई इनको मिले हैं। Ehsan was also who also contested elections secured 57,000 votes। इसका मतलब है 4 डायरेक्टर्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं, बंदे 5 खड़े हुए थे। सबसे कम वोट वाला डायरेक्टर कौन सा है? 63,000 वाला। लेकिन क्या उसकी अहमियत कम है? नहीं, अहमियत सेम है, वोट्स कम पड़े हैं। 5वें नंबर पे जो बंदा रह गया है, जो बन नहीं सका, वो 57,000 है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले चारों बंदे हैं, इनमें से किसी को भी निकालना है। अगर आप किसी को भी रिमूव करना चाहते हो, रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ मिनिमम कितने वोट पड़ जाएं तो ये बंदा नहीं निकल सकेगा। मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो किसी डायरेक्टर को मिले थे, वो कितने मिले थे? 63,000। मतलब है कि भाई अगर आप किसी को भी निकालना चाहते हैं, जैसे इस केस में उन्होंने बाबर को निकाला है, देखें ऊपर वाले एग्जाम्पल में उसने असलम का नाम लिखा था, असलम को खुद ही सबसे कम मिले हुए थे। इस एग्जाम्पल में असलम को नहीं मिले, सॉरी बाबर को दूसरे नंबर पे हाईएस्ट मिले थे, सेकंड नंबर पे था ना, मतलब उसको मिले थे 70,000 वोट। लेकिन अगर उसको निकालना है तो निकलने से बचने के लिए उसको कितने चाहिए? 63,000 वोट, जो कि सबसे कम वोट थे किसी भी डायरेक्टर के बनने के लिए। सवाल वही है कि वो अगर वो 63 वाला बैठा हुआ है वहाँ पर, तो 70 वाले वो आप इसको, मतलब अगर इसको 63,000 या इससे ज़्यादा मिल जाते हैं, आप इसको किस मुंह से निकालेंगे? कहेगा भाई ना 63 वाला बैठा हुआ है, उतने ही या उससे ज़्यादा वोट मेरे हैं, तो मैं किस तरह निकल सकता हूँ? ओके जी, चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 पे आ जाए। असलम वॉज इलेक्टेड एज डायरेक्टर टू फिल इन अ कैजुअल वैकेंसी। अब ये दूसरा सिनेरियो आ गया, कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए उसको बनाया गया था। कंपनी हैज़ 2 मिलियन शेयर्स एंड 7 डायरेक्टर्स। ओके जी, ये फिर वोट्स में कंफ्यूज नहीं होना, शेयर्स और डायरेक्टर्स मिला के वोट्स बनते हैं। द लास्ट वन टू बिकम डायरेक्टर हैड सिक्योर्ड 1.5 मिलियन वोट्स इन लास्ट इलेक्शन। अब ये इररेलेवेंट बात कर रहा है, आपके लिए तो लास्ट वन का रिक्वायर्ड ही नहीं है। लास्ट वन के साथ कंपेयर तो तब करना है ना जब आप इलेक्टेड डायरेक्टर हो। अगर आप बाकी तीनों सिचुएशंस में आते हैं, वो बात इररेलेवेंट है, लेकिन जाहिर है आपको कंफ्यूज कर रहा है और आपने हो भी जाना है अगर सही तरह नहीं पढ़ा। द लास्ट वन टू बिकम डायरेक्टर हैड सिक्योर्ड 1.5 मिलियन वोट्स इन लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन मूव्ड इन द जनरल मीटिंग टू रिमूव असलम फ्रॉम हिज पोजीशन। असलम साहब को निकाला जा रहा है। हाउ मच वोट्स असलम रिक्वायर्ड टू सेव हिज सीट। अब अगर तो आप इसमें लिख दोगे भैया 1.5 मिलियन से पहला पिछला डायरेक्टर कोई मिनिमम बना था, 1.5 मिलियन वोट्स हमें चाहिए, भाईजान जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्टेड डायरेक्टर नहीं है, ये कैजुअल वैकेंसी से आया हुआ डायरेक्टर है, जिसके लिए तरीकाकार ही दूसरा है। तरीकाकार दूसरा क्या है भाई? हम सिंपल लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स, मतलब उसको खोल के लिखेंगे। डायरेक्टर्स टर्म के कितने थे? 7। शेयर्स कितने थे? 2 मिलियन। डिवाइड क्या करेंगे? डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग, उस टाइम पे कितने डायरेक्टर? वो 7 ही हैं, वही हैं। तो भाई ये आपका सिंपल आ जाएगा। लेकिन ये पहले ये शेयर्स लिखे हुए थे, शेयर्स थे ना, शेयर्स को डायरेक्टर्स के साथ किया था। अब ये जो आंसर निकला है, ये क्या निकला है? 2 मिलियन वोट्स। अगर उस बंदे को 2 मिलियन वोट मिल गए, मतलब उस रेजोल्यूशन के खिलाफ 2 मिलियन वोट मिल गए, तो इस कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर को नहीं निकाला जा सकता। अब यही अगर आप ऊपर वाले सेक्शन के तहत जवाब लिखते तो आपने लिख लेना था 1.5 मिलियन वोट्स, क्योंकि मिनिमम वो थे। मिनिमम तो भाई चलेंगे इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में। कैजुअल वैकेंसी इलेक्टेड अनअपोज या फर्स्ट डायरेक्टर, उस केस में एवरेज वोट्स इस तरह निकाल लें। ओके जी, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 आप लोगों ने खुद करना है। ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, सीधा सीधा आपको इसकी समझ भी आई, आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 15
14 और 15 नंबर सवाल ये आप लोगों ने करना है और ये असाइनमेंट जमा करवानी है मुझे, ठीक है। आप लोगों ने करके उधर ही असाइनमेंट 2, पहले असाइनमेंट 1 आप लोगों को दी हुई है वो कर ली होगी आपने। असाइनमेंट 2 अगर पहले भी नहीं की वो भी प्लीज़ करवाएं, ये बड़े ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। असाइनमेंट 2 लिखकर अपने जो है टेस्ट जो नेम का फोल्डर है आपका उसमें आपने रखते रहें, ठीक है जी। तो ये था जी आपका यहाँ तक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर पावर एंड ड्यूटीज़ वगैरह पे बात करेंगे डायरेक्टर्स की और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल या नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।